बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, इसमें हम 2017 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव में सबसे पहले हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी क्योंकि इस पेपर में 2017 के टोटल 5 पेपर्स हैं। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनमें आप ये देख लें कि तकरीबन 90 to 95% जो है वो पिछले जो पेपर्स आप कर चुके हैं 2013, 14, 15, 16 के, तो उसमें से रिपीट जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। कुछ स्लाइड चेंज के साथ हैं जिनको हम यहाँ पर अगेन सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 mole of sulfuric acid should completely react with 2 moles of sodium hydroxide. How Avogadro's number help to explain it? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने सिंपली इसको इस तरह से सॉल्व करना है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, प्रॉपर ये बैलेंस इक्वेशन है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल्स जो हैं वो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें और 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट बना रहे हैं एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमने ये तो अभी मोल्स की फॉर्म में बताया, लेकिन मोल्स की फॉर्म में नहीं बताना, हमने किस फॉर्म में बताना है कि एवोगैड्रोस कैसे हेल्प करता है। तो एवोगैड्रोस बेसिकली मोल्स को जब हम एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट एक टर्म आ जाती है। जैसे कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसके लिए हम फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके, और अगर यानी सल्फ्यूरिक एसिड उसके मोल्स हैं उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके तो हम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह सोडियम सल्फेट का भी फार्मूला यूनिट होता है एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आपने किस तरह से लिखना है। दस अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस द अबव इक्वेशन शोज दैट 2 into 6.02 10 per 23 formula units of sodium hydroxide reacts with 1 into 6.02 10 per 23 molecules of sulfuric acid। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस 1 into 6.02 10 per 23 formula units of sodium sulfate and 2 into 6.02 10 per 23 molecules of water। ठीक है, ये सिंपल सा था, यानी इसमें आपके पूरे 3 नंबर हैं। ठीक है, यानी बेसिकली इसमें ये देखना था कि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि अगर मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करें तो वो हर एक के लिए सेम टर्म तो नहीं यूज़ हो सकती ना। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए फार्मूला यूनिट्स की टर्म यूज़ होती है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स वगैरह तो उनके लिए मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपको देखें पर्पल कलर में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्लाइड चेंज के साथ आया है 2015 के सेकेंड पेपर में और 16 के फर्स्ट पेपर में ये ऑलरेडी आ चुका है इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब इसमें चेंज करके क्या आया, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आइन। ठीक है, यानी वैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सिंपल, लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर हम उसको आइन बना दें, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दें तो वो भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, यानी उसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक बन गया है और हाइड्रोजन भी जो है वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक ही है। ठीक है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। विच वन हैज़ स्मॉलर रेडियस, किसका रेडियस स्मॉल है, गिव रीजन। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पीछे पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि पीछे जो है मेरे ख्याल में कैलकुलेशन नहीं पूछी हुई थी, सिंपल पूछा हुआ था कि जो हाइड्रोजन और हीलियम आइन हैं उनमें से जो है वो विच वन इज स्मॉलर या विच वन इज लार्जर, ये बता दिया था। ठीक है, कौन स्मॉलर है कौन लार्जर है, जिसका रेडियस और रीजन पूछी थी, लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम आइन बोथ आर मोनो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। अब उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना है। अब अक्सर मैं स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ कि जब आपने रेडियस का फार्मूला लगाना है ना तो आपने सिंपल ये नहीं लगाना 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, बस ये नहीं लगाना। ये तो हाइड्रोजन के लिए होता है क्योंकि उसमें हमने z की वैल्यू 1 पुट कर ली होती है तो वो हमारे पास जनरल होके आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब आपने प्रॉपर पूरा फार्मूला ये है डिवाइड बाय z। ठीक है, यानी 0.529
एन स्क्वायर ओवर जेड, ये पूरा जो है वो रेडियस का फॉर्मूला है। अब आप इसमें हाइड्रोजन के लिए फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा, हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट इसका एंगस्ट्रॉम है, तो दोनों के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए Z1 है और N की वैल्यू 1 हमने पुट की तो आंसर आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। और हीलियम के लिए Z2 पुट करेंगे, N1 पुट करेंगे तो हीलियम आयन के लिए तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.2645 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हीलियम का स्मॉलर आ गया है, ठीक है, आंसर। तो अब इसको रीज़न बतानी है आपने। रीज़न तो वही वाली पिछली वाली है जो पीछे आपने पिछले वाले में भी पूरी पढ़ी हुई थी, ठीक है। यानी 2000 कौन सा वाला पेपर था आपका, 15 और 16 में जो आपने की थी ना, रीजन वही वाली है, ठीक है। ये बस कैलकुलेशन वाला पार्ट नया था। दिस शोज दैट द साइज ऑफ द हीलियम आयन इज मच स्मॉलर देन द हाइड्रोजन एटम बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम आयन हैज ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, यानी उसमें 2 प्रोटॉन हैं, देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू 1 प्रोटॉन। सो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम आयन attracts its electrons more strongly as compared to hydrogen, ठीक है। That's why the size of the helium ion becomes smaller than hydrogen atom. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। तो ये एज इट इज़ रिपीट हुआ हुआ है, इसको आप जो है वो ओरिजिन ऑफ द एक्स रेज भी कह सकते हैं, जिसमें आपने प्रॉपर्ली बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं तो वो इनर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो वाला पूरा का पूरा जो आंसर आपको करवाया हुआ है 2013 के सेकेंड पेपर में, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर फ्लोरीन। अब MOT डायग्राम आपके पास बहुत सारी पीछे आ चुकी हैं, अब फ्लोरीन की नहीं आई, स्लाइड चेंज के साथ आई है। जैसे कि नाइट्रोजन की भी पूछी जा चुकी है 2014 के पेपर में, और 14 और 16 के पेपर में ऑक्सीजन की भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। लेकिन आपने फ्लोरीन के लिए करनी है तो वो यहाँ पर आपको करवा लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के लिए आपने 2F जो है वो लिखने हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक हो गया, क्योंकि इसका 9 होता है ना आपके पास एटॉमिक नंबर। तो आपने पहले 1s2 पुट किया, फिर 2s2, फिर 2p में कैसे पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ये देख लें, ठीक है। 4 हो गए, 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके पास Z में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब आपने एनर्जी लाइन ड्रॉ करनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखने हैं, दरमियान में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखने हैं, ठीक है। और उनके साथ लिखना भी है कि किस किस की हैं, F और दरमियान में F2, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो बेसिकली ये जो MOT डायग्राम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप तमाम 7 से हायर जो एटॉमिक नंबर होगा 8 9, ठीक है, उन सब के लिए आप सिग्मा 2px को लोअर ड्रॉ करेंगे और 7 से कम के लिए सिग्मा 2px को हायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और 2py 2pz को नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जैसे 2px इधर नीचे होगा और इधर ऊपर की तरफ होगा, पाइज यहाँ पर होंगे 2py और 2pz इधर होगा, और पाई 2py पाई 2pz इधर होगा, ठीक है। और ये बाय मिस्टेक यहाँ पर जो है ना वो पाई 2py लिखा गया, ये z है आपके पास, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लें। अच्छा, तो फिर क्या हो गया कि ये हमारे पास हो गए हैं, हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली। अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर MOT में जैसे ही एग्जामिनर देखेगा, चेकिंग जिसने करनी है टीचर, वो देखेगा कि फ्लोरीन के लिए इन्होंने ये जगह सही ड्रॉ की हुई है, ठीक है, 2px को लोअर और 2py 2pz को हाई ड्रॉ किया हुआ है, तो ठीक है, वो फर्दर चेक करेगा क्वेश्चन। लेकिन देखेगा कि अगर यही ड्रॉ ठीक नहीं है, 2px सिग्मा 2px को अगर आपने फ्लोरीन के लिए हाई ड्रॉ कर लिया है तो वो पूरे को क्रॉस लगा देगा, ठीक है। उसने बिल्कुल चेक नहीं करना, कोई पार्शल नंबर नहीं मिलने, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। हम जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको नहीं ड्रॉ करते, जो सेकंड ऑर्बिट यानी लास्ट ऑर्बिट है उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Z में हमारे पास सिंगल है और बाकी 2px और इन सब में ये हमारे पास यानी डबल आ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 5 ऊपर हैं, 6 7 दोनों तरफ हैं 14, तो 14 फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 7 और 8 मैंने पहले सिंगली फिल किए हैं क्योंकि दोनों सेम एनर्जी पर थे, इसलिए पहले सिंगली फिल होंगे, ठीक है। 7 8 9 10, ठीक है। फिर 11 12 भी पहले सिंगली फिल किए हैं, फिर 13 एंड 14, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका नाम क्या है हमारे पास, जो लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं पाई 2py एंड पाई 2pz, ठीक है। लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, क्योंकि फर्स्ट फील्ड ये वाला है, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर ये लास्ट फील्ड है,
ठीक है। तो ये इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। और आप अब जब अपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी देख लें, बॉन्ड ऑर्डर में आप बेशक ये 2s वाले भी इलेक्ट्रॉन्स ना डालें, ठीक है, 6-4 डाल दें, ठीक, 6-4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो आ जाएगा 2/2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास 1 इसका बॉन्ड आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे हमने कहा 6-4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1, और उसमें फ्लोरीन में आपने ऐसे शो करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे कि भी हमने देखा कि इसमें लास्ट फील्ड कौन सा था, π2py π2pz, ठीक है। F2 इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, सो F2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अब अगर एडिशनली अगर आपको यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी याद है वो भी लिख दें, ठीक है, बॉन्ड लेंथ याद है तो वो भी लिख दें, लेकिन ये एडिशनल है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड एक्सप्लेन जॉउल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। तो जॉउल थॉमसन इफेक्ट बेसिकली गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये हमने लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में ये पढ़ा हुआ है जॉउल थॉमसन इफेक्ट, तो हमें ऐसा लगता है कि जॉउल थॉमसन इफेक्ट के बाद गैस एकदम से लिक्विफाई हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम जॉउल थॉमसन इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, अभी आपको बताते हैं, तो उसके बाद फिर वो गैस जो है वो कूल डाउन हो जाती है, और उसके बाद जब आप बार बार ये वाला प्रोसेस अप्लाई करते रहते हैं, कूल डाउन हो जाती है, फिर जॉउल थॉमसन इफेक्ट अप्लाई करते हैं, फिर जब इतनी ज़्यादा कूल डाउन हो जाती है, जब उसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो देन वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता है कि जॉउल थॉमसन इफेक्ट से क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव की वीडियोस देख ली हैं, ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लिया है, तो आपको ये आइडिया होगा, आपने ये वाला ऑब्जेक्टिव वहाँ पे भी तैयार कर लिया होगा कि जॉउल थॉमसन इफेक्ट क्या करता है, कॉज कूलिंग नॉट लिक्विफिकेशन, ठीक है। चलें नेक्स्ट अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो जॉउल थॉमसन इफेक्ट 2016 के जो सेकंड सप्ली का पेपर है उसमें कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है, आपने ऑलरेडी याद भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या है, स्टेट ग्राहम्स लॉ, और बी पार्ट क्या है, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस विच डिफ्यूजेस 4 times फास्टर एज कम्पेयर टू SO2 गैस। अब ये जो डिफ्यूजन है, फ्यूजन के न्यूमेरिकल्स हैं, ये बहुत जगह पे रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। और ग्राहम्स लॉ भी एज इट इज़ भी आ चुका है, ठीक है। आई थिंक सो 2014 के सेकंड पेपर में ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन डिफ्यूजन डिफाइन करने के लिए आया था। तो ये जो ऑलरेडी आप याद भी कर चुके हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, वो सारा प्रॉपरली आपने लिखना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है कि डिटरमिन द मोलर मास ऑफ अ गैस, यानी कोई अननोन गैस है उसका मोलर मास आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, mx विच डिफ्यूजेस 4 times फास्टर, ठीक है, एज कम्पेयर टू SO2। यानी अगर SO2 का मूव करने का जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ फ्यूजन है वो 1 है, अगर वो 1 है, ठीक है, तो इसका 4 होगा, यानी ये 4 times फास्टर मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अननोन गैस x है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अगर हमने x सपोज किया है, तो जो अननोन गैस है वो 4x 4 टाइम्स उससे तेज़ जो है वो मूव कर रही है। मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड तो हम उसके से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास सल्फर जो है वो 32 होता है प्लस 2 × 16, तो ये क्या हो जाएगा 32 + 32 64, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और मोलर मास ऑफ अननोन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन हमने इसका जो फॉर्मूला जो है लिखा है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय अननोन गैस। अब ये देखिए एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर आप ऊपर अननोन गैस का मास और जो है नीचे सल्फर डाइऑक्साइड का मास लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, x उसका रेट है सल्फर डाइऑक्साइड का डिवाइड बाय 4x अननोन का है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास mx हमने फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 64। अब ये जो स्क्वायर रूट आ गया, इसको ख़त्म करने के लिए हमने दोनों की तरफ स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम जब स्क्वायर लेंगे इस तरह करके तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी x से भी कट जाएगा, ठीक है, x से भी कट जाएगा, और ये इस तरह से भी कट जाएगा। ये आपने काटना है, ठीक है, जब आप लिखेंगे तो आपने ये कटिंग करनी है, ठीक है। तो mx डिवाइड बाई 64 आ जाएगा, और इधर 1/4 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 होता है,
ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमने mx फाइंड आउट करना है तो 64 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/16 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। और ये कौन सी गैस का मोलर मास है हमारे पास 4, ये हीलियम का है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एंड पे लिखें कौन सी गैस है क्योंकि आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने जनरली आपको वैसे बता दिया फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर जो अननोन गैस थी वो हीलियम थी, ठीक है। अगर पूछा हुआ है क्वेश्चन में तो बताना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। बॉन्ड एनर्जी आपने HBr की कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है और ब्रोमीन दी हुई है, ठीक है। तो अब आपकी बुक में जो है ना आपको एग्जांपल फाइंड आउट मतलब बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने का एक एग्जांपल दी हुई है वो, लेकिन वो HCl की दी हुई है। तो अगर आपको HCl की कैलकुलेट करना आपकी बुक में सिखाया हुआ है तो SLO बेस्ड इसी को कहते हैं कि आपसे HBr की पूछी जाए, बेशक वैल्यूज़ आपको दे दी जाएंगी, वो नहीं आपने रट्टे लगाने की इसकी इतना इतने 100 है इतने 1000 है पता नहीं ये कुछ, ये नहीं याद करना, ये आपको दिया जाएगा। HI की फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, HF की फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आपको आनी चाहिए। मेथड वही फॉलो होगा जो HCl का आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली HBr की बॉन्ड एनर्जी जो हमने फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। पहले हमें H की दी हुई है और HBr और Br की दी हुई है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करनी है H और Br की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें 1 मोल की दी हुई है ना, पहले 1 मोल की दी हुई है, ठीक है, 1 मोल, ये देखें 434 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। तो पर मोल का क्या मतलब होता है 6.02 10^23 आपके पास HH बॉन्ड्स हैं। तो पहले अगर उतने बॉन्ड्स की दी हुई है तो एक बॉन्ड की फाइंड आउट कर लें, फिर एक बॉन्ड की जब पता चल जाएगी तो उसमें से हाफ बॉन्ड की फाइंड आउट करके यानी एक हाइड्रोजन एटम जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें उसकी पता चल जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर 1 मोल ब्रोमीन की के मॉलिक्यूल्स की पता है तो पहले 1 ब्रोमीन के बॉन्ड की पता कर लें और उसमें उसको 2 से डिवाइड करके जो एक ब्रोमीन एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है इस बॉन्ड में उसकी फाइंड आउट कर लें, और फिर दोनों में जब H और Br की एनर्जी ऐड कर देंगे तो वो HBr की एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो सेम इस प्रोसेस को सिंपल लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है HBr के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दी हुई है बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल HH बॉन्ड्स, जैसा कि यहाँ लिखवाया है वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें मैंने यहाँ पर मोल नहीं लिखा, जो भी अब बात होगी वो इधर होगी, ठीक है। हमने यहाँ पर बस सिंपल किलो जॉल्स में लिखनी है। 436 किलो जॉल्स 1 मोल की, 436 किलो जॉल्स है 1 मोल में कितने बॉन्ड्स होंगे 6.02 10^23 HH बॉन्ड्स होंगे, हैव एनर्जी 436, ठीक हो गया। और अगर एक की फाइंड आउट करनी है 1 HH बॉन्ड हैव एनर्जी, तो इसका मतलब है कि 436 को आप 6.02 10^23 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इतने किलो जॉल्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये तो एक बॉन्ड के अंदर दोनों हाइड्रोजन एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी ये भी इस एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब आप सिंपल इस एनर्जी को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक हाइड्रोजन एटम की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो जो एनर्जी की वैल्यू आई है डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास आ गया 36.21 10⁻⁻23 किलो जॉल्स। सेम यही प्रोसेस आपने ब्रोमीन के लिए फॉलो करना है, ठीक है। ये देखें बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन फॉर 1 ब्रोमीन एटम, तो पहले आपने लिखना है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल ब्रोमीन बॉन्ड, ठीक है, 193 किलो जॉल। अब 1 मोल का क्या मतलब होता है, उसके अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं 6.02 10^23 Br बॉन्ड्स हैव एनर्जी 193, एक Br बॉन्ड हैव एनर्जी 193 डिवाइड बाय 6.02 10^23, ठीक है। और अब ये आपके पास एक बॉन्ड की एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंस 2 atoms are involved in 1 Br bond, so बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 ब्रोमीन एटम इज, उसी को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ब्रोमीन एटम का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम का कंट्रीब्यूशन आ गया है और ब्रोमीन एटम का कंट्रीब्यूशन आ गया उसको आपने ऐड करना है 1 मोल HBr बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ HBr बॉन्ड। Suppose that HBr bond is a pure covalent bond and it is a non-polar। अब होता क्या है कि ये जो हमने एनर्जी कैलकुलेट की है यानी H की जो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट की है वो HH से कैलकुलेट किया है और ये टोटली नॉन पोलर था। क्या था ये, नॉन पोलर। इसी तरीके से जो Br की एनर्जी कैलकुलेट की है वो किधर से कैलकुलेट होकर आ रही है,
वो बी आर मॉलिक्यूल से कैलकुलेट होकर आ रही है, जो कि टोटली नॉन पोलर है। ठीक है, तो जब हम इनकी कंट्रीब्यूशंस को ऐड करेंगे तो हम इसका मतलब है कि हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि जो HBr बॉन्ड है ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर ये प्योर कोवलेंट बिहेव करेगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, यानी जितनी हमने इसकी और इसकी ऐड करके जो हमने आंसर लाया है ना, तो हम कहेंगे कि ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि इतनी इस बॉन्ड की एनर्जी होनी चाहिए इफ़ इट एक्ट्स एज अ प्योर कोवलेंट नॉन पोलर। ठीक है, तो अभी हम मीन्स की ये जो कैलकुलेशन है ये किस चीज़ पे बेस पे कर रहा है? सपोज दैट HBr बॉन्ड इज प्योर, suppose that HBr bond is a pure covalent bond and it is non-polar. So bond energy of HBr bond is equals to bond energy of one hydrogen atom plus bond energy of one bromine atom. ठीक है, वो जो दोनों पीछे आई हैं वैल्यूज उनको ऐड कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आ गई है, वन HBr बॉन्ड हैज़ एनर्जी इतने किलो जॉल्स। ठीक है, यूनिट लिख दिया इतने किलो जॉल्स, यानी ये हमने सिर्फ एक बॉन्ड की फाइंड आउट किया। तो अब आपने अगर पूरे पर मोल फाइंड आउट करनी है तो आप इसको 6.02 10 पर 23 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 6.02 10 पर 23 HBr बॉन्ड्स हैव एनर्जी, उसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगी 314.48 किलो जॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप चीज़ नोट करें कि ये जो है वो -23 में था, ये +23 में था। ठीक है, तो ये आपस में जो है वो इस तरह से कट ऑफ हो गए और ये और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास आंसर आ चुका है, एक वो वाला बॉन्ड एनर्जी का आंसर आया, HBr की बॉन्ड जो एनर्जी है उसका आंसर आया जब ये कोवेलेंट बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब आपसे फर्दर भी क्वेश्चन किया जा सकता है इससे रिलेटेड कि आपको अगर एक्चुअल वैल्यूज़ की दे दी जाए, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू दे दी जाए और ये आपने जो थ्योरेटिकल फाइंड आउट की है, ठीक है, तो वो पूछा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। ठीक है, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, ये आप सिंपल इसको यानी अगेन उसी चीज़ को 1 मोल करके लिखा हुआ है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ HBr। तो अब अगर एक्चुअल वैल्यू दी जाए और उसका कंपैरिजन पूछा जाए तो आपने बताना है कि बेसिकली ये जो HBr बॉन्ड है ना ये कोवेलेंट नहीं था। हमने जो थ्योरेटिकल सारी कैलकुलेशन की वो ये सोच कर की कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सपोज ये अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसकी इतनी एनर्जी है, लेकिन असल में एक्सपेरिमेंटली जब इस HBr बॉन्ड को ब्रेक किया गया तो इतनी एनर्जी तो नहीं थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बॉन्ड एनर्जी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। जैसे कि अगर अभी हमारा आंसर आ रहा है 314, तो हो सकता है कि जो एक्चुअल वैल्यू वो 400 हो। ठीक है, 400 हो, 450 हो, यानी एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है HBr बॉन्ड की वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटेड वैल्यू। इसका मतलब है कि जो HBr बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ठीक है, विच मीन्स अ मोर स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी आएगी इस वजह से, दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द आयनिक करेक्टर प्रेजेंट इन द बॉन्ड, क्योंकि हमने तो जो कैलकुलेशन किया हमने ये सोचकर किया है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हमारी पीछे से जो हमने वैल्यूज़ ली हुई थी वो नॉन पोलर बॉन्ड से ली हुई थी। ठीक है, दैट्स वाई। तो ये जो स्टेबिलिटी है, दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द आयनिक करेक्टर प्रेजेंट इन द बॉन्ड। द अमाउंट ऑफ द एडिशनल बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। अब जितना ज़्यादा अगर आपको HF का कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए, उसका जो एक्चुअल वैल्यू और यानी जो आपने कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें H और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर शो करेगा। ठीक है, तो ये जो एडिशनल बॉन्ड एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी? ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, greater the difference of electronegativity between the two bonded atoms, the greater is the ionic character and stronger is the bond, उतना ही stronger हो जाएगा bond। ठीक है, तो ये एडिशनल मैंने आपको करवाया। वैसे इस क्वेश्चन में नहीं था, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन पूछी हुई थी, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग में अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक्चुअल वैल्यू ये है और कैलकुलेटेड आप कैलकुलेट करें और उनका डिफरेंस भी बताएं कि ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई द इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास हेक्सेन इज अ लिक्विड वेयर एज इथेन इज अ गैस। ठीक है, यानी ये सिंपल अल्केन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक 2 कार्बन चेन है और एक 6 कार्बन चेन है। ठीक है,
तो ये आपने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को जो फैक्टर्स पढ़े हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, तो आपने उसको बहुत अच्छे से करना है। ये उसी में से एक फैक्टर में से क्वेश्चन पूछ लिया कि उसमें टेबल बना हुआ है कि आपके पास जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती जाएगी गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं ये गैसेस, ठीक है। मीन्स कि वो अल्केन के जो मेंबर्स हैं वो गैस यानी स्मॉल मेंबर्स जो हैं स्मॉल चेन मेंबर्स, ठीक है, तो वो क्या होगा गैस फॉर्म में होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक हो गया। तो अब इवेपोरेशन इज़ द कूलिंग प्रोसेस, ये पहले एक्सप्लेन नहीं हुआ तो इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी ये जो हेक्सेन और ईथेन था इसका जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स वाला फैक्टर था वो ऑलरेडी 2013 के सेकेंड पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इवेपोरेशन में क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड एंटर द गैस फेज, यानी सिंपल है, ठीक है। यानी आपके पास कोई भी लिक्विड है उसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये एस्केप कर जाते हैं और जो है वो गैस फेज में एंटर हो जाते हैं, मींस के एयर में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस कैसे है, द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, यानी कोई भी हमारे पास अगर लिक्विड है तो उसके सब मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उन सब की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमें बताती है कि टेम्परेचर कितना है इस लिक्विड का, ठीक है, टेम्परेचर कितना है। तो अब क्या होगा, जब आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप करते जाएंगे, इसका मतलब कि पीछे जो है वो लेस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, दैट्स वाई एज अ होल जो है वो हमारे पास उस लिक्विड का जो है वो टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, इवेपोरेशन एज ए कूलिंग प्रोसेस में आपने टेम्परेचर से ही स्टार्ट करनी है बात, ठीक है। द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इन इवेपोरेशन, द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस हैव काइनेटिक एनर्जीज हायर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जीज। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके पास कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि वो एस्केप करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है, एंड उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो ओवरकम कर सकते हैं एंड ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड एंटर द गैस फेज, और गैस फेज में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। इन दिस वे द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, ठीक हो गया। एंड सो इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, यानी ये सिंपल है, 2-4 पॉइंट्स में आपने बता दिया। और अब ये जो लिक्विड वाला था ना, तो ऑलरेडी जो पीछे 2013 के पेपर में पूछा हुआ है तो वो उसका मेरे ख्याल में फिजिकल स्टेट्स के बारे में नहीं पूछा हुआ, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पूछा हुआ कि जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, वो आपने याद भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब उन्हीं चीज़ों को आपने फिजिकल स्टेट्स के बारे में कैसे लिखना है वो भी देख लें कि इथेन एंड हेक्सेन बताने का तरीका यही है कि स्टार्ट में हम मॉलिक्यूल का बताते हैं कि इसकी नेचर क्या है और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या हैं, ठीक है। इथेन एंड हेक्सेन उसका स्ट्रक्चर भी साथ लिख दिया, साथ फॉर्मूला, ठीक है। Are non-polar hydrocarbons having limited dispersion forces between their molecules। अब ट्रेंड बताएंगे और उसके बाद रीजन बताएंगे। ट्रेंड क्या है, द डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्टेट्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर चेन लेंथ्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब चेन लेंथ क्या होती है, as the chain length increases the physical state changes from gas to liquid and to solid, ठीक है, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। यानी ये आपने पूरा सिर्फ ट्रेंड बताया है, ठीक है, लेकिन अभी आपने रीजन नहीं बताया, रीजन अब आप यहाँ बताएंगे। रीजन हमारे पास क्या है, एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। अब जब मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं जो आपस में रिलेट कर रही हैं, जैसे कि अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका जो है वो मीन्स के साइज बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, मॉलिक्यूल का, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेज, सो द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। एंड अब ये यानी अब स्मॉलर मॉलिक्यूल और लार्जर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया हुआ कि इसमें होता क्या है कि जो एलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी लंबी चेन्स वाले elongated molecules can make contact with the neighboring molecules over a greater surface area and then do the small molecules producing London dispersion forces. So hexane is liquid whereas ethane is a gas। मतलब सिंपल आपको बता दिया कि जितना स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, यानी ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स की चेन्स है तो वो आपस में क्या करेंगे, कैन मेक कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओवर स्मॉलर सरफेस एरिया। लेकिन जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, दे कैन मेक कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ओवर अ
ग्रेटर सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा ग्रेटर सरफेस एरिया पे वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं तो उनके दरमियान में जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एरिया पे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो कर पा रहे हैं, तो वो इस वजह से गैशियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड्स। तो ये ऑलरेडी 2016 के थर्ड पेपर में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो एंड हाउ विल यू डिराइव इट फ्रॉम चार्ल्स लॉ। तो ये भी ऑलरेडी 2013 के पेपर में आप डिटेल में प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 11 से लेकर 19 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।